हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में हम प्रीलिम्स करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले समय में जो हमारी 10 अक्टूबर को यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है उसके हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, हर एक परीक्षा में करंट अफेयर्स की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसलिए हम इसे विशेष तौर पर फोकस करते हैं और इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं अपना इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार पर तिमाही अपडेट प्रदान करेगी। ये रिपोर्ट 9 चयनित क्षेत्रों पर आधारित होगी जो गैर कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार के बहुमत के लिए जिम्मेदार हैं तथा श्रम ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो इसमें देखिए ये तीनों ही प्रश्न इस प्रश्न के ये तीनों ही कथन जो हैं ये बिल्कुल ही सही हैं। इसलिए हमारा जो इसमें उत्तर होगा वो है डी, यानी 1, 2 और 3। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने हाल ही में अप्रैल से जून 2021 तक तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की पहली तिमाही की रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण का एक हिस्सा है। अब हम इसे देखते हैं। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इसमें 9 चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार और प्रतिष्ठानों के संबंधित चर के बारे में त्रैमासिक अद्यतन प्रदान करने के लिए इसको लिया गया है। ये जो क्षेत्र हैं जो भी इसमें ये रिपोर्ट जो है ये गैर कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार के बहुमत के लिए जिम्मेदार है। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से 9 क्षेत्र हैं। ये 9 चयनित क्षेत्र हैं। ये 9 चयनित क्षेत्र हैं: विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, IT, BPO और वित्तीय सेवाएं। अगर हम AQEES के बारे में और जानकारी लें तो ये श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके तहत 2 घटक हैं, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण और क्षेत्र फ्रेम स्थापना सर्वेक्षण। इसके तहत त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए रोजगार अनुमान प्रदान करेगा। साथ ही अगर हम बात करें एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे की तो ये 9 या उससे कम कर्मचारियों की भर्ती करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए रोजगार अनुमान प्रदान करेगा। यानी दोनों ही रोजगार अनुमान ही प्रदान करेंगे, लेकिन जो त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण है उसमें 10 या 10 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनुमान दिया जाएगा, जबकि जो एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे है उसमें 9 या 9 से कम कर्मचारियों की भर्ती करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनुमान प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा XENON1T प्रयोग का उद्देश्य है जिसे कभी हाल में ही देखा जाता है? डार्क मैटर की खोज के लिए, अतिरिक्त स्थलीय जीवन की खोज के लिए, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए, यानी डार्क मैटर की खोज के लिए। देखिए डार्क एनर्जी जो है ये ऊर्जा का एक रहस्यमय रूप है। ये पूरे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा कवर करती है। इस डार्क एनर्जी ने कई दशकों से भौतिकविद और खगोलविदों को काफ़ी परेशान किया है। जैसे जैसे तकनीक उन्नत होती गई, नए नए प्रयोग किए जाते गए, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ सुराग पता लगाए हैं और जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने डार्क एनर्जी का पहला प्रत्यक्ष पता लगाया है। अब हम इसमें देखते हैं XENON यानी क्सीनन 1T का प्रयोग ये क्या है। तो ये दुनिया का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर प्रयोग है और इसे इटली में INFN लेबोरेटरी नाजियोनाली डेन ग्रान
सासों में गहरे भूमिगत रूप से संचालित किया गया था। ये मायावी डार्क मैटर की खोज के लिए 3500 किलोग्राम का लिक्विड प्रोसीनन डिटेक्टर है। साथ ही खोज से ये भी पता चलता है कि ऐसे प्रयोग जिन्हें डार्क मैटर का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, इनका हम डार्क एनर्जी का पता लगाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, जो है आकाश मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम है के तहत विकसित 5 प्रमुख मिसाइलों का एक हिस्सा है। दूसरा हमारा कथन है, यह मुख्य रूप से एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे संवेदनशील क्षेत्रों में वायु रक्षा कवर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से दोनों में से दो कथन दिए गए हैं, दोनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका जवाब है कि दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, यानी ए और बी, ए और 1 और 2 दोनों, यानी सी हमारा सही जवाब हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का पहला उड़ान परीक्षण किया है। यह जनवरी 2021 में एक और आकाश संस्करण आकाश NG यानी नई पीढ़ी के पहले परीक्षण के बाद आया है। आपको बता दें कि इसका जो परीक्षण हुआ है ये चांदीपुर ओडिशा से सफलतापूर्वक किया गया। आकाश की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो आकाश SAM का विकास DRDO द्वारा 1980 के दशक के अंत में शुरू किया गया था और साथ ही साथ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। आकाश मुख्य रूप से एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारी मिसाइल है और ये हमारा टारगेट है। तो ये सतह से ऐसे हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे संवेदनशील क्षेत्रों में वायु रक्षा कवर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। आकाश के प्रारंभिक संस्करण में 27 से 30 किलोमीटर की परिचालन सीमा और लगभग 18 किलोमीटर की उड़ान ऊंचाई है। ये प्रारंभिक संस्करण की बात थी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार आकाश मिसाइल प्रणाली 96% यानी 96% स्वदेशी है, जो स्वदेशीकरण के उच्चतम अनुपात में से एक है। अब हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमारा प्रश्न आकाश के उन्नत संस्करण के विषय में है, तो आकाश के उन्नत संस्करण के विषय में भी हम बात करते हैं। आकाश प्राइम में पहले के संस्करण की तरह ही रेंज है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण नया परिवर्तन क्या है कि हवाई लक्ष्यों को हिट करने के लिए बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी साधक इसमें डाला गया है। इस सिस्टम में अन्य सुधार उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। यानी कि सिस्टम में कुछ ऐसे सुधार किए गए हैं जिसके अनुसार काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर भी और काफ़ी कम तापमान वाले वातावरण में भी, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पे हमें तापमान भी कम मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये आकाश प्राइम जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय प्रदर्शन कर सकता है। ये नए अतिरिक्त ऊंचाई वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए हवाई रक्षा कवर प्रदान करने के लिए किए गए हैं। ये जो भी नए अतिरिक्त सुधार किए गए हैं, इसमें जो भी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं इसमें, ये बेसिकली इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम किसी काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र में, किसी ऊंचाई के क्षेत्र में जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन या प्रतिष्ठान या ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्थित है या कोई काफ़ी सेंसिटिव हिस्सा है, तो उसको अगर हम लोग एयर कवर यानी कि हवाई रक्षा प्रदान करते हैं, तो वैसे सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आकाश की नई पीढ़ी यानी न्यू जनरेशन के बारे में जान लेते हैं। ये एक नई पीढ़ी का SAM है जिसे मुख्य रूप से IAF के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य उच्च पैंतरेबाजी वाले हवाई खतरों को रोकना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है ये बहुत ज़्यादा उच्च पैंतरेबाजी वाले जो हवाई खतरे होते हैं उनको रोकना है, जिसमें कम रडार क्रॉस सेक्शन जो कि वस्तु का विद्युत चुंबकीय हस्ताक्षर है। ठीक है, NG संस्करण में यानी इस न्यू जनरेशन के संस्करण में
70 किलोमीटर तक की विस्तारित रेंज है। ये चिकना, हल्का है और इसमें बहुत छोटा ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट भी है। एक इसकी और विशेषता आपको बताते चलें कि आकाश एनजी जो है, जो आकाश न्यू जनरेशन है, इसको कनस्त्रीकृत किया जाता है। कनस्त्रीकृत करने का अर्थ क्या है कि इसे विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए डब्बों से संग्रहित और संचालित किया जाता है। कनस्तर में, ये जिस कनस्तर से इसको संचालित किया जाता है, जो डब्बे होते हैं, इनमें आंतरिक वातावरण को नियंत्रित किया जाता है और इस प्रकार इसके परिवहन और भंडारण को आसान बनाने के साथ साथ हथियारों के शेल्फ जीवन में भी काफ़ी सुधार किया जाता है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, अगर हमारा जो अगला प्रश्न है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी NDAMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। NDMA एक वैधानिक निकाय नहीं है और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से इसकी शक्तियां प्रदान करता है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा अनिवार्य है। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। तो जब हम देखेंगे, इस पर कथनों पे विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि केवल 1 और 2 इसमें सही है। अब आइए देखते हैं 1 और 2 कथन क्या है। तो ये एक वैधानिक निकाय नहीं है और इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से इसको शक्तिकृत किया गया है, इसे शक्तियां दी गई हैं। साथ ही साथ ये केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। तो बिल्कुल सही है, ये जो आपदा प्रबंधन है ये निश्चित रूप से केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में काम करता है और ये भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सबसे ऊपरी संस्था है। तो चलिए इसके कुछ एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसका ये प्रश्न हमने शामिल क्यों किया है, क्योंकि इसका 17वां स्थापना दिवस हाल ही में नई दिल्ली में मनाया गया। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय क्या था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय था हिमालयी क्षेत्र में आपदा घटनाओं का व्यापक प्रभाव। ठीक है, इसका विषय था हिमालयी क्षेत्र में आपदा घटनाओं का व्यापक प्रभाव। आइए अब जान लेते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही NDMA की स्थापना और राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा अनिवार्य है। यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है, इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना भी होगी और राज्य और जिला स्तर पर इसका संस्थागत जो तंत्र होगा, इसका जो भी सिस्टम होगा, इसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप किया जाएगा जिससे इन संस्थाओं को अपना काम करने में सहूलियत हो, बेहतर तरीके से ये अपना कार्य कर सके। NDMA आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है। मुख्य रूप से अभी देखिए, जैसे कि अभी कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम को भी एक तरह से आप देखिए तो राष्ट्रीय आपदा इसको भी बनाया गया था। तो ये इस आपदा के समय, इस मुसीबत के समय में इसको मैनेज करने के लिए, इस मुसीबत के समय से बाहर निकलने के लिए, सिचुएशंस को रिस्टोर करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ होंगी, जो भी प्लान्स होंगे, जो भी स्कीम्स होंगी और जो भी डायरेक्शंस होंगे, इनको निर्धारित करने के लिए यही संस्था NDMA इसको अधिकृत किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डार्क मैटर डार्क एनर्जी से कैसे अलग है? प्रश्न है, डार्क मैटर डार्क एनर्जी से कैसे अलग है? तो पहला हमारा कथन है, डार्क एनर्जी आकाश गंगाओं को एक साथ आकर्षित करती है और रखती है, जबकि डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड के विस्तार को पीछे हटाता है और उसका कारण बनता है।
दूसरा हमारा कथन है, इन दोनों घटकों के अदृश्य होने के बावजूद डार्क एनर्जी डार्क मैटर से भी अधिक मायावी है। अब इन दोनों कथनों में हम देखते हैं कि कौन सा सही है। तो इनमें केवल दूसरा कथन हमारा सही है, केवल बी सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह ग्रह हो, चंद्रमा हो, विशाल आकाशगंगाएं हों, ब्रह्मांड का 5% से भी कम हिस्सा वो बनाती हैं। और इसके अलावा जो लगभग 27% हिस्सा है वो डार्क मैटर है और 68% हिस्सा जो है वो डार्क एनर्जी है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ आकर्षित करता है और साथ में धारण भी करता है, जबकि डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का एक कारण बनती है। इन दोनों घटकों के अदृश्य होने के बाद भी हम डार्क मैटर के बारे में तो खैर बहुत कुछ जान चुके हैं, क्योंकि इसके अस्तित्व के विषय में 1920 में कुछ सुझाव दिए गए थे, जबकि 1998 तक हम देखें तो डार्क एनर्जी के बारे में पता भी नहीं चला था। XENON-1T जैसे बड़े पैमाने के प्रयोगों को डार्क मैटर का सीधे पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डार्क मैटर के सामान्य पदार्थ को हीटिंग करने के संकेतों की खोज करके ये किया जा सकता है, डार्क मैटर का पता लगाया जा सकता है। लेकिन डार्क एनर्जी जो है वो और भी अधिक मायावी है और भी अधिक रहस्यमयी है, इसलिए इसका पता लगाना आसान नहीं है। हालांकि ऐसे प्रयोग जो हैं, जो XENON-1T जैसे प्रयोग हैं, इस तरह के प्रयोगों को हम डार्क मैटर का पता लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डार्क एनर्जी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो निश्चित रूप से डार्क एनर्जी और भी ज़्यादा सस्पिशियस है इन कंपैरिजन ऑफ डार्क मैटर। ठीक है, तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। अब आप चाहें तो इस तरह के इस प्रश्न के PDF के लिए, इस तरह के और भी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है, वो जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये आपको नंबर भी दिया जा रहा है, आप इस पर कॉल करके और भी क्वेरीज जो आपकी है वो भी उसके बारे में बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें जो भी आपके सुझाव हों, जो भी सजेशंस हों, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उस हिसाब से आपके लिए और बेहतर मटेरियल ला सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरह से हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।